नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करेंगे केतु की युति अन्य ग्रहों के साथ जब होती है तो व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले युति जो है हम बात कर रहे हैं केतु सूर्य की युति। अगर केतु सूर्य की युति आपकी कुंडली में हो तो किस प्रकार के आपके फल मिलते हैं, इसकी हम बात करते हैं। सूर्य को आत्मकारक माना जाता है, आत्मा का ग्रह है, और जब भी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किसी अच्छे स्थान में, अच्छी राशि में और अच्छे नक्षत्र में बैठा होता है तो उसके फलस्वरूप आपका ये जो जन्म है एक अच्छे वातावरण में होता है, जहाँ आपका पालन पोषण बहुत बढ़िया से होता है और आपको सब तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और आप अपना विकास भी करना चाहते हैं। आपको आंतरिक रूप से एक ऐसा इच्छा होती है कि इस जन्म में अगर आकर अपना विकास नहीं किया, हम सेल्फ इवॉल्व नहीं हुए और अगर हम चैतन्य नहीं हुए तो फिर ये जन्म व्यर्थ हो गया। तो ऐसा व्यक्ति पूरी ज़िंदगी प्रयास करता है कि वो सद्गुणों से अपने को ओतप्रोत रखे, उनके हिसाब से वो चले। जब ये दृष्टिकोण होगा आपका तो आप किसी व्यक्ति को नाहक हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसको नुकसान नहीं देंगे, उसके साथ छल कपट नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। और कभी गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर आपको क्षमा मांगने में या प्रायश्चित करने में भी कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको महसूस होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी स्थिति के अंतर्गत मैं कर गया तो आई मस्ट फील सॉरी, और ये आप उससे बहुत इत्मीनान के साथ कह पाएंगे क्योंकि आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, तो आप द्वेष मुक्त होते हैं। तो जब सूर्य अच्छा होता है तो इस तरह का व्यक्ति होता है। इसके विपरीत मान लो कि उल्टा कुछ हो, नेगेटिव कुछ हो, गलत राशि में हो, गलत नक्षत्र में हो, गलत ग्रहों के साथ हो, तो आपको सामने वाले को सैडिस्टिक प्लेजर देने बड़ा मज़ा आएगा। उसको जितना दुख मिलेगा आप उतने प्रसन्न होंगे। ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत दुख देते हैं लोगों को बिना बात के, शायद वो इस पोजीशन पे होते हैं तो दुख दे सकते हैं, तो वो उनके मन में दया भाव ज़ीरो होता है। अभी तक हम सूर्य की बात कर रहे थे, अब हम केतु की बात करते हैं। केतु जो है अब युति में है मान लीजिए, तो केतु मोक्ष परक ग्रह है। तो जब वो सूर्य के साथ होता है, सूर्य आत्मपरक है और केतु मोक्ष परक है, तो जो दोनों की युति मिलती है, इनके नक्षत्र अच्छे हों, ये कंडीशंस हैं, इनकी राशियाँ अच्छी हों, ये एक दूसरे से मेल खाते हों, तो ऐसा व्यक्ति अपना उत्थान तो करता ही है, लेकिन उसके आसपास जो भी लोग होते हैं, जिस भी ग्रुप को बिलोंग करता है, उन सब का उत्थान करने का प्रयास करता है। तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, घर के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए अपने स्तर पर कुछ विशेष करना चाहता है, और उसे यह युति इतनी सहायता भी करती है कि वो अपनी ओर से कुछ विशेष कर पाए और अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करे। अब मान लीजिए दोनों ही खराब हैं और भी कई तरह के झंझट है कुंडली में और भी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, तब फिर मुश्किल हो जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति के मन में दया भाव कम हो जाता है और उसका औरों के प्रति उतना प्रेम भाव नहीं रहता। वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने बारे में सोचता है और अपना ही हित चाहता है। और ऐसे लोग भी आपको घरों में मिल जाएंगे जो एक घर में रहते हुए अपना हित चाहते हैं और औरों को जानकर दुख देते हैं। तो ये सारा कर्मों का फल है केतु से, तो खास तौर से कर्मों का फल है।
अब हम बात करते हैं केतु चंद्र युति की। अगर केतु चंद्र की युति हो तो बात पहले करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर अच्छी राशि अच्छे नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री यानी इंट्यूटिव विजडम जो है वो बड़ी एक्टिव होती है। और ये लोग जिस फील्ड में होते हैं उसमें कमाल करते हैं। बेसिकली ये विजनरी होते हैं, इनके पास विज़न होता है, ये अलग तरह से सोचते हैं, औरों की तरह से नहीं सोचते। तो अपने विज़न को, ये जो विज़न भी इनका है, उसको व्यवहार में लाने के लिए अपना प्रयत्न करते हैं। अगर ये लेखन में हो, साहित्य में हो, कला में हो, संगीत में हो, मॉडलिंग में हो, फिल्म में हो और किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर इनका जो विज़न है ये इनको ऑटोमेटिकली बहुत आगे ले जाता है और यहाँ पर इनका बड़ा बाद में सम्मान होता है। हालांकि शुरू में लोग इनका तिरस्कार भी करते हैं, लगते हैं कि कहाँ बोझ हो गया, एक तरह की बात करता है ये व्यक्ति, लेकिन बाद में इनका जिक्र उनकी ज़ुबान पे होता है। ये लोग कमाल करते हैं। केतु के पास इंट्यूशन का खजाना है। वो इस बात की तलाश में है कि उसे ऐसा पात्र मिले जिस पे वो अपना खजाना लुटा पाए। तो जब वो चंद्र को दिखता है और ऐसे व्यक्ति को दिखता है जो ऑटोमेटिकली कल्पना कर सकता है, एक काल्पनिक जगत में रहता है, तो केतु उसकी मदद करता है। केतु उसकी कल्पना को एक अमली जामा पहनाता है। तो जो भी फिर वो व्यक्ति करता है वो दुनिया के जब सामने आता है तो फिर कमाल हो जाता है। तो यह युति अपने आप में बहुत ही शुद्ध और विशेष युति है। एक इसमें एक और मोड़ भी है, केतु और चंद्रमा की कल्पना और केतु का इंट्यूटिव विजडम। तो जो चंद्रमा सोच पाता है, केतु उसे बहुत आगे ले जाता है कि तुम यहाँ तक तो सोच रहे हो, तुम आगे की बात सोचो। तो ये सारा इंट्यूशन से होता है, अकस्मात होता है। तो ऐसा व्यक्ति खुद चौंक जाता है और फिर जब वो उस प्रोजेक्ट पे काम करता है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, तो कमाल ही करता है। इन दोनों की जुगलबंदी देखते ही बनती है। ये ज्योतिष की रियल जुगलबंदी है। यदि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो और केतु भी पीड़ा पहुंचाने वाला हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो क्या करता है। तो उसके निर्णय अजीबोगरीब होते हैं। हालांकि बीच बीच में उसे मालूम पड़ता है कि उसे इंट्यूटिवली मालूम पड़ता है कि ये काम करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपने को रोक नहीं पाता, वो करता है और मुश्किल में पड़ता है और इस बात का पश्चाताप भी करता है कि शायद मैं रुक जाता। तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा सोचना चाहिए कुछ भी करने से, तब इससे लाभ लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं केतु और मंगल की। केतु और मंगल दोनों गहरे मित्र हैं, लेकिन मंगल कुछ अलग है और केतु अलग है। मंगल जो है वो रिजल्ट में बिलीव करता है, इसलिए उसके पास एक्शन है। जिसके पास एक्शन होगा वो या तो रिजल्ट में बिलीव नहीं करेगा, कि मैं कहता हूँ रिजल्ट में बिलीव करता है, और रिजल्ट क्या हो ये उसे पता नहीं, ये उसके एक्शन पर निर्भर करेगा। अगर एक्शन सही है तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, और इसके विपरीत अगर एक्शन गलत समय पर लिया गया तो इसके परिणाम भी बड़े अजीबोगरीब होंगे। वैसे मनुष्य के डीएनए में, हम सब के डीएनए में आदि मानव से लेकर आज तक हमारे पास, जो ज्ञान लोग बोलते हैं, दो बातें हैं। जब बहुत ज़बरदस्त किस्म का खतरा हो तो हम दो तरह की व्यवहार करते हैं, या तो फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं। अधिकतर लोग भाग जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो फाइट करते हैं,
ऐसी खतरे की स्थिति जहाँ लगे कि एकदम मान लो एकदम सांप आ जाए, तो आपके हाथ में हथियार भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप भाग खड़े होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो सांप को जाके उसके फन से पकड़ लें। ऐसे लोग मिलना कम, बहुत कम है। तो फाइट और फ्लाइट ये हमारे डीएनए में है। और चूँकि बेसिकली तो इसको एनिमल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, मनुष्य भी तो एनिमल ही है। जो मार्स ओरिएंटेड व्यक्ति है वो भागने को कायरता समझता है, उसके लिए भागना ऑप्शन है ही नहीं, जीना और मरना इसी क्षण में। तो ये इस तरह से मार्स ओरिएंटेड व्यक्ति ऐसे करता है। अगर उसके साथ केतु मिल जाए, वो यह सारी चीज़ें अच्छी हों, सपोर्टिव हों, तो मार्स के पास एक्शन है और केतु के पास एक्शन का रिजल्ट भी है। मार्स एक्शन जानता है और केतु एंड रिजल्ट जानता है, क्योंकि उसके पास में इंट्यूटिव विजडम है। वो इंट्यूशन से चल रहा है और उसका इंट्यूशन बहुत करेक्ट है। जब ऐसे मिल जाए तो ऐसा आदमी कमाल करता है। ऐसे आदमी जिस फील्ड में हो उस फील्ड में वो सबसे टॉप पर जाते हैं। साइंटिस्ट हो तो वहाँ टॉप पर जाते हैं, ज्योतिष में हो तो वहाँ भी टॉप में जाते हैं, या मिलिट्री में हो, पुलिस में हो तो वो लोग टॉप पर जाते हैं, सीआईडी में हो, ये लोग कमाल करते हैं, लीडर्स होते हैं और दुनिया को दिशा देने वाले लोग होते हैं। और ये लोग दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं जिस क्षेत्र में होते हैं उसमें। और जाहिर है अगर ये उल्टा हो जाए तो फिर अतुलनीय पीड़ा इनको खुद को ही हो जाती है, खुद ही अपनी बेवकूफ़ियों से पीड़ित रहती है। अब हम बात करते हैं केतु और बुध की। बुध को पश्चिम ज्योतिष में मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष में भी बुध की उपयोगिता कम नहीं है, बल्कि उसका अपना साम्राज्य है। रीजनिंग और लॉजिक के बिना कोई भी शास्त्र लिखा ही नहीं जा सकता। अगर वो तथ्यात्मक तरीके से व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता तो यह बात सार्वजनिक हो ही नहीं सकती। सब इसको मानने को तैयार नहीं हो। किसी भी बात को रीजनिंग और लॉजिक की कसौटी पर कसा जाता है। जब वो उस पर खरी उतरती है बात, तभी वो कोई शास्त्र बन पाता है, डिक्टम बन पाता है, प्रिंसिपल बन पाता है, नियम बन पाता है। उसके बिना ये संभव नहीं। और ये सारा कार्य आकाश में बुद्ध के कारण संपन्न होता है। ऐसा कहते हैं, बल्कि वेद कहते हैं कि शब्द की उत्पत्ति आकाश में हुई और हवा के मार्ग से वो पृथ्वी पर आया, और इसमें बुद्ध का बड़ा रोल है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्द को अमर करने वाला जो ग्रह है वो बुद्ध है। एक और एविडेंस से समझते हैं, बुद्ध 2 राशियों का स्वामी है और उनमें कुछ समानता है। समानता क्या है कि मिथुन जो राशि है वो वायु तत्व राशि है और कन्या जो है वो पृथ्वी तत्व राशि है। जैसा मैंने बोला, शब्द आकाश से आता है और वायु उसे पृथ्वी पर लाती है। अब ये 2 स्वभाव राशियाँ दोनों हैं। तर्क जो है दोनों पक्षों का अपना बड़ा मजबूत होता है। किसी भी क्रांति को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी पास्ट की बात को एक धड़ा अपने तरीके से सिद्ध करना चाहे या उसको नेगेट करना चाहे या उसके खिलाफ बोलना चाहे, तो उसके पास इतने पावरफुल तर्क होते हैं कि वो व्यक्ति सिद्ध कर सकता है कि ये सब कंडम है। और उसी बात को दूसरा व्यक्ति अपने तर्कों की कसौटी पर ये सिद्ध कर सकता है कि इससे उत्तम कुछ था ही नहीं। ये डिबेट हज़ारों सालों से चल रहा है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि तर्क ने, लॉजिक ने, रीजनिंग ने पिछले 2000 सालों से जितना इस दुनिया का नुकसान किया, आदमी का नुकसान किया, इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। केतु जो है मूलतः इथीरियल या आकाशीय ग्रह है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन उसके कार्यकलाप हर जगह दिखते हैं। रैंडमनेस या एक्सीडेंटल, अप्रत्याशित जो कुछ होता है,
इस दुनिया में 50% से अधिक लोग यह मानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ रेंडमनेस में आता है, अकस्मात होता है। क्यों आदमी पैदा हुआ, क्यों आदमी मर गया, कोई जानता नहीं। इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अभी तक पता नहीं चला कि सब कुछ रेंडमनेस से हो रहा है या सिस्टम के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन तर्क करने वाले दोनों तरफ बराबर खड़े हुए हैं। आध्यात्म का मानना है कि कॉज एंड इफेक्ट के बिना कुछ नहीं होता। हर चीज़ का कोई कारण होता है, कोई कॉज होता है, उसका भी रिजल्ट होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट के बिना कुछ नहीं होता। ये आध्यात्म के क्षेत्र में आता है। इसलिए कुछ बातें सिद्ध नहीं हो सकती वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन चूँकि वो अस्तित्व में हैं तो उनका अपना वज़न है, उनका अपना प्रभाव है, उसको नेगेट नहीं किया जा सकता। वैसे भी प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। ये जो व्याख्या है ये केतु के ज्यूरिडिक्शन में आती है, केतु के अंतर्गत आती है। केतु घटनाओं को घटाता है, संपन्न करता है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मिस्ट्री भी बनी रहती है। तो केतु हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि राहु केतु मिस्टीरियस ग्रह हैं। तो यही तो मिस्ट्री है कि हो सब रहा है, पता किसी को नहीं। बुध ग्रह तर्क के माध्यम से कुछ भी फल निकाल सकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम जो रिजल्ट में निकाल रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। जब केतु बुध के साथ मिल जाता है तो उसके पास सिक्स सेंस आ जाता है। फिर बुध जानता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे शास्त्र जो लिखे गए हैं, बल्कि वो प्रकट हुए थे, ऐसा बोलते हैं वेद भी प्रकट हुए थे और गायत्री भी प्रकट हुई थी, उसके बाद लिखी गई। तो बहुत सारी चीज़ें प्रकट होती हैं और फिर उसे बुद्ध अपनी लेखनी से, अपने तर्कों से सिद्ध कर देता है। और अगर बुद्ध हो केतु उल्टे हों तो आप समझ सकते हैं क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं केतु गुरु की युति, ये केतु बृहस्पति की युति। गुरु के मुख्यतः दो कार्य हैं। एक तो राजा के द्वारा राजधर्म का पालन करता है। भौतिक स्तर पर गुरु कुछ नहीं करता, लेकिन प्रजा को सद्मार्ग पर लाने के लिए राजा से राजदंड की व्यवस्था करवाता है। महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुरु राजा को परामर्श देता है और बताता है कि उसकी प्रजा को किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए, और वो भी अनुशासनबद्ध तरीके से। अगर कुंडली में गुरु और सूर्य की युति हो या वो आमने सामने हो, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे पहले धार्मिक होता है, फिर वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। गुरु का दूसरा कार्य है कि स्वप्रेरणा से व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर करे, कि समाज को धर्म की ओर प्रेरित करे। तो गुरु धर्म की विधियां बनाता है और उन विधियों को आम आदमी को पालन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कारण से उन विधियों का, उन धार्मिक विधियों का पालन नहीं करता, लोग उसे हे दृष्टि से भी देखते हैं। तो एक सोशल प्रेशर भी रहता है कि आपको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। इस प्रक्रिया के चलते धर्म एक आवश्यक कार्य बन जाता है, यह नियम बन जाता है, और उसे हर व्यक्ति अपनी स्थिति और श्रद्धा के अनुसार उसका पालन करता है। केतु मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है, जबकि गुरु धार्मिक। धर्म एक व्यवस्था है जिसका निर्णय पुराने ज़माने में राजा करता था, आजकल गुरु करता है। यह एक व्यवस्था बनी हुई है। राज उतना हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन धर्म डेफिनेटली हस्तक्षेप करता है। तो वो आपको करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। जबकि केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्मिक होना व्यक्तिगत या निजी चॉइस है।
आप आध्यात्मिक हैं या नहीं हैं, इसके लिए कोई आपको बोझ नहीं डालता, समाज आपको बोझ नहीं डालता, घर आपको बोझ नहीं डालता, परिवार बोझ नहीं डालता। ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, क्योंकि धर्म आपकी व्यक्तिगत चॉइस नहीं है, धर्म सामाजिक चॉइस है और आध्यात्मिक होना व्यक्तिगत चॉइस है। जब व्यक्ति भौतिक जगत के लाभ हानि, दुख सुख, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इन सब झंझटों से निकल जाता है, तो फिर वो धर्म के मार्ग से निकलता हुआ आध्यात्म के मार्ग हो जाता है। और अगर गुरु और केतु की युति हो तो आदमी शुरू में हो सकता है धर्म का प्रपंच करे, लेकिन अंत में वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होगा। और जब वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होगा तो गुरु भी अपना सपोर्ट देगा उसको, और केतु तो कहने ही क्या है। यह युति सबसे बेहतरीन युति मेरी समझ से मानी जाती है। अगर यहाँ पर हो तो शुरू में हो सकता है आदमी सामाजिक कारणों से धार्मिक होने का प्रपंच करे, लेकिन अंदर से वो आध्यात्मिक होगा और आध्यात्मिक मार्ग पर जब आदमी चलता है तब उसे। अब हम बात करते हैं केतु शुक्र युति की। शुक्र भौतिकता का ग्रह है और जितने भी सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारे के सारे शुक्र के अंतर्गत आते हैं। आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका सोच, आपका विचार और आपका अंदाज़े बयां बदल जाता है जो शुक्र कुंडली में अच्छा होता है। जितने प्रकार के सुख हैं, ये आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, ये जितना सौंदर्यता होता है, चाहे वो फूलों से आती हो, चाहे किसी के सुंदर घर से आती हो, चाहे आपकी सुगंध से आती हो, जितने भी एरिया हैं, जो भी जितने भी आपके सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उनको वो एक्साइट करता है, ये शुक्र है। आँखें सुंदरता की मोहताज हैं, खुशबू घ्राण शक्ति को एक अलग प्रकार की ऊर्जा देती है। कोई धुन जो कर्णप्रिय हो वो किसी अच्छी नहीं लगती, स्वाद और स्पर्श के बिना तो मन कहाँ मानता है। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उन सबको एक्साइट करने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। कई शास्त्रों में, खास तौर से लाल किताब में, केतु को शिशन लिखा हुआ है, पेनिस, और शुक्र का संबंध शुक्राणु से है। जब ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो आदमी भौतिक सुख में पूरा इंटरेस्ट लेता है, उसको आनंद आता है, हर किसी को ही आता है। बहुत कम लोग हैं जो इस दुनिया में सुख सुविधाओं से वंचित रहना चाहते हैं। साधु संत हो सकते हैं, लेकिन साधु संत भी कहाँ दिखते हैं। अगर ये दोनों एक राशि में बैठे हों तो ये कमाल करते हैं। शुक्र की मैं बात कर रहा था, शुक्र का शुक्राणु से संबंध है, उसका उपयोग संतति से भी है, लेकिन सेक्स हम सब संतति के लिए तो बहुत कम करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पूरी दुनिया में किया जाता है। तो ये एंटरटेनमेंट का विषय हो गया है। तो शुक्र में सेक्स का जो संबंध है वो एंटरटेनमेंट है, ना कि संतति पैदा करना। सबसे पहले केतु जो है वो आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन उसे भौतिक सुखों से कोई परहेज नहीं है। वो भौतिक सुखों को भी उतना ही आनंद लेता है जितना वो आध्यात्मिक सुख में लेता है। इसलिए जो मंत्री होता है, जो IAS होता है, IPS होता है, उसकी गाड़ी में जो झंडा लगा होता है, और केतु को हम ध्वजाधारी बोलते भी हैं, तो ये सम्मान देता है और सब तरह के सुख देता है, लेकिन ऐश्वर्य देता ही है। एक स्थिति के बाद जो दोनों ग्रह संग हों, तो एक स्थिति के बाद सारा सुख भोगने के बाद, भोग के बाद फिर आदमी योग की तरफ या ध्यान की तरफ चल देता है। ये भी इस युति की खास बात है। शुरू में उसका पूरा इंटरेस्ट भोग और विलास में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसके अनुभव होंगे, उसको समझ आएगा, फिर वो अपनी मुक्ति की कामना भी करेगा। तो ऐसा कह सकते हैं भोग से योग की यात्रा। अब हम बात करते हैं केतु और शनि की।
शनि भी आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन शनि का आध्यात्म केतु से एकदम अलग है। यूँ तो दोनों ही कार्मिक ग्रह हैं और पूर्व जन्म में जो भी आपने कृत्य किए हैं उनका फल आपको इस जन्म में दोनों ही ग्रह देने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन दोनों ग्रहों में एक बेसिक अंतर भी है। शनि सौर मंडल का एक पूर्ण ग्रह है और बड़ा पावरफुल ग्रह है, जबकि केतु मात्र छाया ग्रह है। केतु ग्रह की संज्ञा में नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति को इस जन्म में अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल तो भोगने पड़ते हैं, लेकिन शनि के पास एक और व्यवस्था है। वो इस जन्म में भी आपके जो गलत कृत्य हैं उनका खामियाजा या उनका दंड आपको देने की क्षमता रखता है, और यह कार्य वो अपनी 7.5 और ढैया के दौरान करता है। 7.5 जैसा कि नाम से मालूम है, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो 3 साल हो गए, 3 बार 3 राशियों में गया तो 7.5 हो गई। और ढैया जब शनि चतुर्थ होता है या अष्टम होता है तो उसे हम ढैया बोलते हैं। तो दोनों स्थितियों में जब शनि इस स्थिति में नहीं है तो कम से कम 12 साढ़े 12 साल शनि आपकी 30 साल के दौरान 30 साल के अपने साइकिल में आपकी खबर लेने के लिए आता है। और अच्छे समय में जो भी आपने मिस्टेक्स किए हैं, गलतियाँ की हैं, रॉन्ग डिसीशंस किए हैं या समय का फ़ायदा उठाया है, दुरुपयोग किया है, तो वो इस दौरान आपको दंड दे के यहीं का यहीं मामले को ख़त्म करने में यकीन रखता है, अगर मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला ना हो। अधिकतर तो शनि यहाँ का मामला यही निपटा देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आदतन ही गड़बड़ वाला हो तो फिर वो उसकी खबर अलग तरीके से भी लेता है। इसीलिए लोग शनि को क्रूर बोलते हैं, शनि से डरते हैं, शनि की 7.5 से डरते हैं, ढैया से डरते हैं, क्योंकि शनि अगर आएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। शनि बेसिकली न्यायप्रिय है। वो चाहता है कि इस जन्म में आपको जन्म मिला है, आप मनुष्य के रूप में आए हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो ये एक मौका है आपके लिए। आप अपना उत्थान कर सकते हैं, आप अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो शनि बेसिकली आपको फालतू के प्रपंचों से निकाल के, भौतिक जगत के झंझटों से दूर करके आध्यात्म की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। शनि आपसे चाहता है कि आपके कुछ नियम हो, अनुशासन हो, और ऐसा अगर होगा तो स्वतः आप उस मार्ग पर आगे बढ़ देंगे। शनि जिस प्रकार भौतिक जगत में के व्यर्थता को समझाकर आपको आध्यात्म के मार्ग पर पहुँच की ओर अग्रसर करता है, तो केतु की जब युति होती है तो केतु उस कार्य को बहुत आगे बढ़ाने में आपको सहयोग प्रदान करता है। केतु चाहता है कि इस जन्म में अगर आपकी मुक्ति ना भी हो तो कम से कम आप मुक्ति के द्वार पर जाके खड़े हो जाएं। तो यह युति जो है सबसे अच्छी युति है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े कष्ट तो होते हैं, दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं इस दुनिया में, भौतिक सुख तो हमको चाहिए, लेकिन हमारा विकास भी चाहिए, हमको इवॉल्व भी होना चाहिए। अगर आप इस जन्म में इवॉल्व नहीं हुए तो फिर कब मौका मिलेगा, यह शनि आपको समझाता है। शनि केतु की युति यह समझाती है, इसलिए मुझे ये सबसे अच्छी मालूम पड़ती है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर